सबसे पहले मैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ प्रोफेसर साहिल सैयद और मैंने मास्टर ऑफ साइंस किया है फिजिक्स के अंदर, और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग फिजिक्स क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं ये देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फुसिका से बना है। फुसिका मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। तो बेसिकली इसके ऊपर से हम फिजिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर। इसके अंदर नेचर का हम स्टडी करेंगे, नेचर के लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो ये कैसे स्टडी करेंगे, इसके लिए एक साइंटिस्ट है रिचर्ड फीनमैन, उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप और आपका एक फ्रेंड यहाँ पर चेस गेम खेल रहे हैं और मुझे चेस गेम नहीं आता, तो आप लोगों ने क्या कहा कि आप हमें ऑब्जर्व करो, इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कैसे खेलते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसके ऊपर से मैंने क्या देखा कि जो घोड़ा है, घोड़ा ऐसा 2.5 कदम आगे चल रहा है, जो ऊँट है वो 3 चल रहा है ऐसा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, कब से ऑब्जर्व करता रहा, उसे नोट किया। तो इसके अंदर भी नेचर जो है वो चेस गेम की तरह है और मैं हूँ साइंटिस्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जो लॉज है कि नेचर का, फॉर एग्जांपल जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एक फोर्स है, फोर्स की वजह से वो रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर नेचर का स्टडी करते हैं। एक और डेफिनेशन है, वो है इट टेल्स why and how things behave as they do, and from that we can predict the future. मीन्स अगर हमें कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है ये अगर पता चल गई, तो इसके ऊपर से क्या है, हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। एक साइंटिस्ट है मिचियो केकू, तो उनका एक स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू अटेन द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अगर आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करनी होगी। ओके, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें जो चीजें हो रही है वो क्यों और कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये वाटर बॉटल है, इसे अगर मैं नियरली 2 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ से उसे छोड़ूंगा, ठीक है, ऐसा नीचे की तरफ जाएगा वो, तो इसके अंदर का जो फ्री फॉल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो क्यों, वाई। अगर हमें ये वाई पता चल गया कि वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, तो उसका जवाब क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, तो क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ओके, उसके बाद है हाउ, वो नीचे कैसे जा रही है। उसे नीचे जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर हाइट है, तो उसे नीचे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 सेकेंड लगा, तो उसके अंदर का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कितनी होगी, उसका डिस्टेंस कितना था, ये सब वैल्यूज अगर हमने पता की, तो इसके ऊपर से हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल लिया हमने बॉटल गिरने का, तो ये इसके ऊपर से हम लोग इक्वेशन 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो यूज कर सकते हैं। v = u + at, v² = u² + twice of as, s = ut + half at²। इस तरह की जो इक्वेशंस है उसका यूज हम कर सकते हैं। ये हो गए व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अब ये वाटर बॉटल हमें 2 मीटर के डिस्टेंस से नहीं, आपका से बुर्ज खलीफा जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर से ये बॉटल फेंकनी है, तो उसके ऊपर फेंकने के बाद नीचे आने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सही में ऐसा जाएंगे क्या, बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर, और वहाँ से बॉटल छोड़ेंगे, उसके बाद स्टॉप वॉच चालू करेंगे, जब वो नीचे गिरेंगे स्टॉप वॉच बंद करेंगे, ऐसा हम करेंगे क्या, नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके जो इक्वेशंस है, पहले ऑब्जर्वेशन के जो इक्वेशंस है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर से उसका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना होगा, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया उसके अंदर का डेफिनेशन, व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव। ये अगर पता चल गया तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, वो है इट टेल्स हाउ यूनिवर्स बिहेव्स। अब ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट। हर वो चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। अगर हमें यूनिवर्स के बिहेवियर का पता लगाना है तो हमें फिजिक्स का स्टडी करना होगा। ओके, तो ये हो गए उसके कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स हम लोगों तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हो गई एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी तो ये जो एस्ट्रोनॉमी है, शुरुआत से ही जो ह्यूमन बींग्स है वो क्यूरियस है स्टार्स और मून के बारे में, उनकी पोजीशंस के बारे में। तो इसके ऊपर से वो क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये प्रिडिक्शन के लिए वो इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस एस्ट्रोनॉमी से वो शुरुआत हो गई। उसके बाद एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है उसने इसके डिफरेंट थ्योरीज दी। तो वो टाइम को जो फिजिक्स था वो बहुत ही लिमिटेड था। इसकी एक्चुअल जो शुरुआत हो गई वो 15th, 16th एंड 17th सेंचुरीज में हुई कि इसके अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, उसके बाद सर जॉन केपलर। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट थ्योरीज दी वो टाइम को। तो सबसे पहले जो वो टाइम के अंदर 15th और 16th सेंचुरीज के अंदर जो पहले की जो प्रिंसिपल थे वो बदले गए। पहले प्रिंसिपल क्या यूज होता था, जियोसेंट्रिक प्रिंसिपल था। पहले कौन सा, जियोसेंट्रिक था। उसका उन्होंने क्या, कौन से प्रिंसिपल में कन्वर्जन किया, हेलियोसेंट्रिक के अंदर। अब ये जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक मींस, जियो मींस अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ के सब पहले क्या माना जाने का कि जो अर्थ है वो पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी जो गैलेक्सी है उसका सेंटर है। अर्थ पूरी गैलेक्सी जो अपने प्लैनेट्स है उन सब का क्या है, अर्थ सेंटर है, वो थी जियोसेंट्रिक। पर उसके बाद ये केपलर और गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या किया, हेलियोसेंट्रिक की कंसेप्ट सामने रखी। क्या थी वो, कि जो सन है वो सन सभी प्लैनेट्स का सेंटर है। तो इस तरह से ये जो प्रिंसिपल बदले गए वो इसी सेंचुरीज में बदले गए। उसके अंदर सर जॉन केपलर ने क्या किया, 3 केपलर्स लॉज दिए। न्यूटन ने क्या किए, 3 लॉज दिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 लॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। उसके ऊपर से उसने मैकेनिक्स डेवलप किया। और उसके बाद में जो गैलीलियो है उसने भी क्या किया, टेलीस्कोप के ऊपर, ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो ये हो गया उस ये तो थी एस्ट्रोनॉमी के बाद का कौन सी शुरुआत हो गई। ये जो एज थी वो थी क्लासिकल फिजिक्स का एज। कौन सा था, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स। ओके, उसके बाद इस क्लासिकल फिजिक्स के बाद आया मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा आया, मॉडर्न फिजिक्स। अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंदर जो मेन साइंटिस्ट थे वो थे प्लैंक, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद मैक्सवेल। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत सारा काम किया इसके अंदर। तो जो आइंस्टाइन ने वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो अभी तक यूज़ हो रही है। उसके बाद मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए। अब ये जो मैक्सवेल है ये बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर और 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग जो 4 चैप्टर देखने वाले हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसे 4 उसके अंदर चैप्टर्स देखने वाले हैं। तो ये जो 4 चैप्टर है तो मैक्सवेल ने क्या किया है, तो ये 4 लॉज दिए, 4 इक्वेशन दी। वो 4 इक्वेशन क्या करती है, इन चारों चैप्टर को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल जो उसका पहला जो इक्वेशन है उसके अंदर पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको 15 से 20 लेक्चर लग जाते हैं। तो वो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक उसने क्या की, सिर्फ एक इक्वेशन भी दी। उसके बाद क्या किया, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या, जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो जगह पर खड़ा रुका हुआ है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका जो स्टडी करेंगे हम वो सिर्फ एक इक्वेशन से हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स जो चार्ज होगा वो मोशन के अंदर गया, तो मोशन के अंदर जाने के बाद उसका स्टडी करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन दी। तो इस तरह से मैक्सवेल ने क्या किया, 4 इक्वेशन दी, उसके ऊपर से 4 बड़े बड़े कंसेप्ट उसने एक्सप्लेन कर दिए।
उसी तरह प्लैंक ने भी क्या किया, एक इम्पोर्टेंट काम किया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब पार्टिकल फिजिक्स की बात आती है। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर डिरेक जैसे साइंटिस्ट हैं और डिफरेंट टाइप के अभी तक साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, फिजिक्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये होगा इसकी थोड़ी सी ब्रीफ। हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। देयर आर 2 मेन प्रिंसिपल्स, इसके अंदर 2 प्रिंसिपल है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स का स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ओके। तो इसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स है। द फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन ये सिर्फ बेसिक लेना है हमें, इसका आप लोगों को कुछ डेफिनेशन नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, बस अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यूनिफिकेशन मतलब क्या है, यूनिफाई करते हैं डिफरेंट फिनोमिनॉन्स को डिफाइन करने के लिए, उसका बिहेवियर पता लगाने के लिए सिर्फ एक लॉ अगर हम लेते हैं तो वो होता है यूनिफिकेशन। डिफरेंट फिनोमिनॉन्स कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम वन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ये जो चौक है, ऐसा मैं अगर इसे नीचे की तरफ फेंकूंगा, ऐसा फेंक दूंगा, यहाँ से छोड़ूंगा तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये होगा एक फिनोमिनॉन। उसके बाद और क्या है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो एक फिनोमिनॉन। जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सब जो फिनोमिनॉन्स है, इनका जो बेसिक लॉ है, ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका एक बेसिक लॉ है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के ऊपर क्या कर रहे हैं वो सब, ये जो सब कंसेप्ट है वो बेस करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। हमें सिर्फ एक लॉ पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसके ऊपर से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चौक नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इन सभी फिनोमेनन का आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से मिलेगा। न्यूटन ने ये लॉ दिया है, ये लॉ क्या है, एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता भी होगा, Gm1m2/r²। दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, इतना होगा। उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये होता है यूनिफिकेशन, मीन्स different concepts or phenomena can be explained from one or not more than 2 laws, okay। तो ये हो गया उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, यूनिफिकेशन। सेकंड इज रिडक्शनिज्म, अब ये रिडक्शनिज्म क्या है, अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के लॉज होंगे एक फिनोमिनन दिखाने के लिए। सिर्फ एक फिनोमिनन है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत सारे लॉ लगने वाले हैं। अब ये क्या है, यूनिफिकेशन का उल्टा। यूनिफिकेशन में क्या है, डिफरेंट तरह के फिनोमिनन को समझाने के लिए सिर्फ एक लॉ। और इसके अंदर रिडक्शनिज्म के अंदर क्या होगा, डिफरेंट सिर्फ एक सिस्टम में एक फिनोमिनन है, उसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट लॉज लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर जनरेटर है, जनरेटर लाइट जाने के बाद जो यूज करते हैं जनरेटर, वो जनरेटर का हमें स्टडी करना है तो उसके लिए डिफरेंट लॉज अप्लाई करने होंगे। उसके अंदर क्या लॉज यूज होंगे, कि उसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिज्म स्टडी करना होगा। उसके बाद उसके अंदर डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का स्टडी करना होगा, एसी करंट्स का स्टडी करना होगा। इस तरह से उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के लॉज उसके लिए स्टडी करने होंगे। तो ये होता है उसके 2 प्रिंसिपल्स। यूनिफिकेशन के अंदर डिफरेंट फिनोमिनॉन्स कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम वन लॉ, और इसके अंदर क्या होता है, वन फिनोमिनॉन कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट लॉज, ओके। ये होते हैं उसके 2 प्रिंसिपल्स। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसके अंदर हम कितने छोटे और कितने बड़े, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ऐसे 2 होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या आता है, सबसे छोटे से छोटा। तो अब ये जो 11th और 12th का जो सिलेबस है आपका, उसके अंदर हम लोग छोटे से छोटा मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्टडी करने वाले हैं। तो उसके नियरली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो उसका जो नियरली जो डायमीटर होता है वो होता है नियरली 10⁻15 मीटर। तो इतना छोटा सा पार्टिकल हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम 10⁻15 की बात करें, इसका फील के लिए हम क्या करेंगे,
0.000 ऐसा करके 1 आएगा यहाँ पर। तो 1 से पहले यहाँ पर 15 जीरोज होंगे। इतना छोटे पार्टिकल का हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक देखने वाले हम। मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स का मास कंसीडर करने वाले हैं, प्लैनेट्स का जो डायमीटर है वो कंसीडर करने वाले हैं। डायमीटर नियरली उसके अंदर 10⁴ मीटर तक लिया गया है। 10⁴ मीटर मीन्स ये यहाँ पर 1 होगा, उसके बाद 0 0 0 0 ऐसे 44 जीरोज, इतना बड़ा उसका डायमीटर होगा। तो हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऐसे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो कितनी वास्ट वैरायटी आ गई फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम टाइप्स की अगर बात करें, फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स दिए होते हैं। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके भी को सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का आ गया, उसके अंदर न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आया, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन के अंदर होगा उसका स्टडी करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, उसके अंदर जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल की डायरेक्शन, उसके जो मास होगा उसके अंदर उसका बहुत सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ गई। उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स जो मशीनरीज होती है, मशीन का स्टडी करने के लिए न्यूटन्स लॉज जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उन सभी का हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये उसके डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पर लिख कर मैं आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के लिए जो इंडेक्स है उसके अंदर चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो वो चैप्टर आप देख लीजिए, वो भी पता कर, मैं आपको यहाँ पर बोर नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।